दोस्तों, एक कदम इंसाफ की ओर में मास्टर मोहम्मद तौकीर की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 23 जून 2023 को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक और उनके नज़रिए के बारे में। दोस्तों, शायद आपके इल्म में होगा, आपकी नॉलेज में होगा कि ये बैठक विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन के लिए हो रही है। बीजेपी को हराने के लिए हो रही है, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हो रही है। यानी 2024 के आम इंतखाबात में फतेह हासिल करने के लिए हो रही है, या ये कहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी पताका, अपना परचम लहराने के लिए इस बैठक का आयोजन कर रहा है। लेकिन विपक्ष जितनी भी सियासी पार्टियां इस बैठक में शामिल हो रही हैं, उनमें से कई सारी पार्टियों के दरमियान पहले ही से खींचतान चली आ रही है, और या ये कहें कि उनमें सियासी तौर पर रंजिश है, मतभेद है। ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में सबके ज़ाती तौर पर अपने अपने एजेंडे भी होंगे, अपने अपने मफाद और ख्वाहिशात भी होंगी, और बैठक में शामिल होने वाली हर पार्टी की ये कोशिश भी होना लाजमी है कि उनकी ख्वाहिशात का, उनके एजेंडे का भरपूर ख्याल रखा जाए। लिहाजा इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तैयारी और सियासी गणित के साथ बहुत सारी सियासी पार्टियां 23 जून 2023 को पटना में सर जोड़कर बैठ रही हैं। इस बैठक में क्या क्या बिंदु तय होंगे, किस किस एजेंडे को अहमियत दी जाएगी, क्या फ़ैसला होगा, यह सब बातें तो 23 जून की बैठक के बाद ही सामने आएंगी। लेकिन बैठक से पहले ही लीकेज शुरू हो गया है। जैसा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा जाहिर कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि बैठक की शुरुआत में ही उनके एजेंडे पर चर्चा हो जाए, बैठक में सबसे पहले उनका एजेंडा ही पेश किया जाए। अब उनके एजेंडे में क्या क्या है, यह तो पूरे तौर पर तो बैठक में ही मालूम होगा। लेकिन इस एजेंडे का जो सबसे अहम पॉइंट है वो है अरविंद केजरीवाल की हुकूमत के ख़िलाफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस, केंद्रीय हुकूमत का अध्यादेश। इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कुछ इख्तियारात पर कैंची चला दी है, और वे इख्तियारात दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए हैं। अब चूंकि सेंटर में हुकूमत बीजेपी की है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी का झुकाव बीजेपी की तरफ होना यकीनी है। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की हुकूमत पर बीजेपी का इनडायरेक्ट कंट्रोल। ऐसी हालत में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बेचैन होना लाजमी है, और 23 जून की बैठक के सहारे वो चाहते हैं कि इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ विपक्षी पार्टियां उनका साथ दें, राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ और उनकी हिमायत में वोट करें, ताकि सीएम के तौर पर उन्हें मिलने वाले इख्तियारात में कोई कटौती ना हो। ये तो रहा साहब अरविंद केजरीवाल का एजेंडा, संभवतः जिसके पूरा होने की सूरत में ही वो विपक्षी एकता का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, इस विपक्षी बैठक में शामिल होने वाले तकरीबन सभी लीडरों का यही नज़रिया होगा। यानी अगर उनके एजेंडे को अहमियत दी जाती है तो ठीक, वरना काहे की विपक्षी एकता और काहे का विपक्षी गठबंधन। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां से होकर दिल्ली का रास्ता जाता है, सियासी रास्ता, जहां मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी इस विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने जा रही है। इस बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में जो कहा है वो ये कि हमने जो भी गठबंधन किए वो दिल से किए, ईमानदारी से किए, उनको हमने सम्मान दिया। सभी दल जो समाजवादी से जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं, वो बड़े दिल के साथ आएँ, खुले मन से आएँ, बीजेपी को हराने के लिए बड़े दिल से समाजवादियों का साथ दें। अगर आगे उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जिस समय यूपी की जनता बीजेपी को हटा देगी, उसी समय देश की राजनीति से बीजेपी बाहर हो जाएगी। उन्हें यूपी की जनता से उम्मीद है। आगे कहते हैं यूपी में बदलाव होगा, और इतना बड़ा होगा कि बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि एनडीए को पीडीए हटाएगा। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। इस इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने देश प्रदेश की समस्याओं और उनके हालात पर भी कटाक्ष किए, जैसे किसान, बेरोज़गारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, निवेश वगैरह वगैरह। इसके अलावा वो विपक्षी एकता और विपक्षी गठबंधन के बारे में खुलकर बोलने से बार बार बचते हुए दिखाई दिए। इस बारे में सिर्फ इतना कहा कि 23 जून की बैठक में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेंगे। दोस्तों, 23 जून की बैठक में जो भी हो वो होगा, लेकिन इस इंटरव्यू से, अखिलेश यादव के इस इंटरव्यू से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब इन्होंने देश प्रदेश की समस्याओं का जिक्र किया तो कहीं भी मुसलमानों की समस्याओं का जिक्र नहीं किया।
यहाँ तक कि अल्पसंख्यक कहकर भी, अल्पसंख्यक संबोधित करते हुए भी किसी समस्या का जिक्र नहीं किया, क्योंकि अखिलेश अक्सर मुसलमान लफ्ज़ बोलने से बचते हैं और मुसलमानों की जगह अल्पसंख्यक शब्द से काम चलाने लगे हैं। दूसरा सवाल ये कि हाल ही में उत्तराखंड के पुरोला में मुसलमानों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, उन्हें मकान दुकान छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतना बड़ा जुल्म होने के बावजूद अखिलेश यादव के नज़दीक ये कोई अहम ऐसा मुद्दा नहीं था या ऐसी समस्या नहीं थी जिसका वो अपने इंटरव्यू में जिक्र करते। तीसरा सवाल ये कि उन्हें यूपी की जनता से उम्मीद है कि वो बीजेपी को सत्ता से हटा देगी। सवाल के अंदर एक और सवाल ये कि ये यूपी की जनता कौन लोग हैं जो अखिलेश यादव कहने पर उनकी पार्टी को, उनके गठबंधन को वोट देंगे। इसका स्पष्ट सा जवाब जो सभी जानते हैं वो ये कि ये जनता, ये लोग, ये वोटर्स या अखिलेश यादव का वोट बैंक, या ये कहा जाए कि उनके वोट बैंक का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसने उस वक्त भी उनका साथ नहीं छोड़ा जबकि उनकी बिरादरी का यादव वोट भी दूसरी पार्टी या बीजेपी में चला गया, तब भी उनके साथ रहा। ये लोग, ये जनता है मुसलमान। जी हाँ दोस्तों, मुसलमान। इन्हीं की बदौलत उन्हें और उनके पिता मुलायम सिंह जी को कई मरतबा हुकूमत मिली और मौजूदा वक्त में भी उनकी पार्टी विधानसभा के अंदर मुख्य विपक्षी का दर्जा रखती है और आइंदा लोकसभा चुनाव 2024 में भी उनके यानी मुसलमानों के इतने ज़्यादा वोट की उम्मीद रखती है कि बीजेपी सत्ता से हट जाए। इसी उम्मीद और मुसलमानों के वोट की बुनियाद पर उन्होंने पीडीए गढ़ दिया, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, और एक तरह से नारा दे दिया एनडीए को हटाएगा पीडीए। दोस्तों, चौथा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला जिसे एमवाई कहा जाता था, यानी मुसलमान और यादव, वो विकसित होकर और तब्दील होकर पीडीए में तब बदल गया। पीडीए में क्यों बदला? पीडीएम में क्यों नहीं बदला गया, यानी पिछड़े दलित और मुसलमान। इसका मतलब यह कि अखिलेश यादव को अब फॉर्मूले में भी मुसलमान लफ्ज़ पसंद नहीं है। फॉर्मूले में भी मुसलमान शब्द की जगह अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो भी सबसे आखिर में। इसलिए उन्होंने पीडीए बनाया, पीडीएम नहीं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े दलित मुसलमान नहीं। एमवाई फॉर्मूले में मुसलमान लफ्ज़ सबसे पहले आता था और पीडीए में सबसे बाद में, वो भी अल्पसंख्यक की शक्ल में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अल्पसंख्यक या मुसलमान से क्या फ़र्क है, इन दो लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है या इससे किसी पर क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, बात यह है कि सियासत और मीडिया में अल्फाज का बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसका बहुत ज़्यादा असर होता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी होती है। इससे कहने वाले का नज़रिया मालूम होता है। अखिलेश यादव हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं और वो हिंदुओं को खुश करना चाहते हैं। उन्हें मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। इसीलिए अब फॉर्मूले में भी पीडीए गढ़ा गया है, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। पीडीएम नहीं गढ़ा गया, यानी पिछड़े दलित और मुसलमान। लिहाजा दोस्तों, फैसला यूपी के मुसलमानों को ही करना है कि वे 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे वोट सपोर्ट करेंगे, अखिलेश यादव को या फिर उसे जो हर जगह उनके हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहा है और जो ये चाहता है कि मुसलमान और दीगर सताए हुए लोग उसकी पार्टी को वोट सपोर्ट करें ताकि वो उन्हें हक और इंसाफ दिला सके, यानी वो शख्स है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दोस्तों, अब फैसला आप ही को करना है कि आप समाजवादी पार्टी को वोट सपोर्ट करना चाहेंगे जो कि लफ्ज़ मुसलमान तक बोलने से परहेज़ कर रही है, या फिर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट कर सपोर्ट करना चाहेंगे जो कि उनके लिए हर जगह हक और इंसाफ के लिए उनकी आवाज़ उठाता है, उनके हक और इंसाफ के लिए लड़ता है या लड़ती है। दोस्तों, इसके अलावा इस 23 जून की बैठक में जितनी भी पार्टियां शामिल हो रही हैं उनसे बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर्स जुड़े हुए हैं। जैसे बिहार में नीतीश और लालू की पार्टी से अक्सर मुसलमान जुड़े हुए हैं, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी से बड़ी तादाद में मुसलमान जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुसलमान जुड़े हुए हैं, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी से काफ़ी मुसलमान जुड़े हुए हैं, और जिन राज्यों में इलाकाई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत नहीं हैं वहाँ पर मुसलमान
कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह वगैरह। कहने का मतलब और मकसद ये है कि जब पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कांग्रेस और इलाकाई पार्टियों से जुड़े हुए हैं और इन पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाने की बुनियाद भी मुसलमान हैं, तो फिर इस 23 जून की बैठक में मुसलमान और उनकी समस्याओं जैसे उनकी जान, माल और इबादत गाहों की हिफाजत, आस्था केंद्रों यानी मज़ारात वगैरह का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों की तालीम और रोज़गार का मसला, मुसलमानों के बुज़ुर्गों और उनके इतिहास की हिफाजत वगैरह वगैरह से मुताल्लिक़ एजेंडा क्यों नहीं पेश होना चाहिए। सबसे बड़ा और आखिरी सवाल ये कि क्या ये सारी पार्टियां जो 23 जून की बैठक में पटना में इकट्ठा हो रही हैं, क्या वो बिना मुसलमानों के जीत हासिल कर पाएंगी? और अगर नहीं तो मुसलमानों के एजेंडे को सबसे पहले रखना चाहिए। जितना ज़रूरी ये मुसलमानों के लिए है उतना ही ज़रूरी ये खुद इन पार्टियों के लिए भी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद हो, वीडियो में अगर सच्चाई हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद, खुदा हाफिज़।